तेलंगाना के गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई ने कहा है कि कोरोना टीका महफूज है। उन्होंने एपी के तिरुमला तिरुपति मंदिर के दर्शन किए और मीडिया से बात करते हुए कहा कि कोरोना से हर कोई चौकस है। इन्हें इस बात की खुशी है कि कोरोना का टीका हमारे साइंसदानों ने किसी और मुल्क पर इन्हिसार किए बगैर तैयार किया है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि तमाम को किसी भी किस्म के वहम के बगैर इस टीके को लेना चाहिए। In our country, not depending on any other country, we are self-reliant, as our Honorable Prime Minister has rightly said, and we thank our scientists and our frontline warriors for keeping us safe from this corona. And I request all the frontline warriors, take the vaccine. You know better than me. Without fear, you take, because you have to save so many lives. And this is a Thanksgiving vaccine. So it is not a testing vaccine. All are telling it is a testing vaccine for the frontline warriors. It is a Thanksgiving vaccine. And when more production are there, definitely everyone will take it. So I thank God for the protection which is given by the vaccine. And I thank all the frontline warriors. Thank you so much. Don't hesitate to get. तेलंगाना के महकमे स्कूली तालीम ने तालीमी कैलेंडर बराए साल 2020 और 21 को जारी किया है। महकमा तालीम के स्पेशल चीफ सेक्रेटरी चित्रा रामचंद्रन ने अहकाम जारी कर दिए। तेलंगाना में 10वीं जमात के सालाना इम्तिहानात 17 मई से 26 मई तक मुनक्किद होंगे। 9वीं और 10वीं जमातों का 1 फरवरी से आगाज होगा। 10वीं इम्तिहान के इख्तिताम के दूसरे दिन यानी 27 मई से 13 जून तक गरमाई तातीलात रहेंगी। वाज़ेह कि माजी में एसएससी इम्तिहानात के लिए 11 पर्चे हुआ करते थे, लेकिन अब इसको घटाकर 6 कर दिया गया। एसएससी के तलबा को 89 अयाम तालीम के लिए मिलेंगे। तालीमी कैलेंडर के मुताबिक FA1 15 मार्च तक और FA2 15 अप्रैल तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। तालीमी कैलेंडर के मुताबिक तलबा के लिए हाजिरी लाजमी नहीं और स्कूल्स को उलिया तलबा के तहरीरी मर्जीनामे पर इन्हिसार करना चाहिए। हैदराबाद के अहम सयाहती मकाम हुसैन सागर झील, जिसको टैंक बंड भी कहा जाता है, इसको खूबसूरत बनाने का काम तेजी से जारी है। तज़ीन नौ का काम आखिरी मरहले में है। शहर का यह मशहूर मकाम काफी खूबसूरत नजर आ रहा है। हैदराबाद को खूबसूरत बनाने के सिलसिले में तेलंगाना के वजीर बल्दी नज्म व नस्क के तारक रामाराव की मसाई ने टैंक बंड तमाम अफराद के लिए एक बेहतर मकाम के तौर पर उभरा है। टैंक बंड अवाम के लिए खानदान के साथ महफूज शहरी जोन में तब्दील हो गया है। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने टैंक बंड रोड के दोनों तरफ खूबसूरती के कामों का आगाज किया था। इन कामों के हिस्से के तौर पर हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने फुटपाथ्स पर ग्रेनाइट बिछाया था और खुसूसी रेलिंग भी लगाई गई थी। साथ ही इसकी खूबसूरती में इजाफे के लिए डिजाइनर लैंप पोस्ट भी लगाए गए हैं। गुज़िश्ता साल कोरोना से पेश आई मुश्किल सूरत हाल में किसानों ने जिस तरह आवाम को अशिया जरूरिया की सरबराही के जरिए अपनी खिदमात पेश की, किसानों की खिदमात को हैदराबाद सराहा गया। दक्कन ब्लास्टर नामी एक गैर सरकारी तंजीम ने हैदराबाद के मज़ाफात में बसे किसानों का शुक्रिया अदा करने के लिए एक तकरीब मुनक्किद की। जो हालात गुजरे हैं, जिसमें अमीर अमीर लोग घरों में बैठकर अपनी सेफ्टी रख रहे थे, मगर ये किसान अपने विदाउट यानी सेफ्टी खेती बाड़ी करना, मार्केट में ग़िज़ा पहुँचाना एक बहुत बड़ी बात है। तो उसका एहसास रख कर आज यहाँ पर तेलंगाना फार्मर फेलिसिटेशंस किया गया है। आज नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि उनको अवार्ड्स दे के उनकी हिम्मत अफजाई कर सकते हैं कि किसान जो आज कर रहा है, मेहनत कर रहा है, उसकी बदौलत हम आज घर में हमको अनाज मिल रहा है, खाने को मिल रहा है। पूरे हिंदुस्तान में नहीं बल्कि सारे जहां में, सारे दुनिया में किसान की बदौलत सबको खाने को मिलता है। तो इस किसान की वैल्यू करना चाहिए। दुर्गम शेरो तालाब केबल ब्रिज पर 10K रन का इनेकाद अमल में लाया गया। इस रन में बल्दी नज्म व नस्क के सेक्रेटरी अरविंदर कुमार ने झंडी दिखाई। उन्होंने कहा कि रन का मकसद सयाहत और लड़कियों की तालीम को फरोग देना है। महकमे सनत के सेक्रेटरी जयेश रंजन ने 5K रन को रवाना किया। इस दौड़ में माजूर अफराद ने भी हिस्सा लिया।
బ్రిడ్జ్ రన్ ఏర్పాటు చేయడం చేశారు. దీనికి చాలా మంచి స్పందన వచ్చింది. చాలా ఘనంగా నిర్మాణం జరిగింది. మన సిటీలో గత చాలా సంవత్సరాల నుంచి ఇట్లాంటి అవుట్డోర్ కార్యక్రమాలు, రన్స్, మ్యారథాన్స్, సైక్లింగ్ ఈవెంట్స్ నిరంతరంగా జరుగుతూ ఉంటాయి. మనందరికీ తెలుసు, ప్రతి సంవత్సరం జూలై మాసంలో ఎయిర్టెల్ హాఫ్ మ్యారథాన్ జరుగుతుంది. నవంబర్లో హైదరాబాద్ 10K రన్ జరుగుతుంది. కానీ గత సంవత్సరం 2020లో మన అందరికీ తెలుసు, ఈ లాక్డౌన్ రెస్ట్రిక్షన్స్ ఇట్లాంటివి చేయడం వలన ఎట్లాంటి కార్యక్రమాలు చేయడానికి వీలు పడలేదు. అండ్ ఈరోజు జరిగే రన్లో కూడా నిర్మాణ్ అనే ఒక సంస్థ ఉంది. వాళ్ళు పేద పిల్లలతో, వికలాంగులతో వాళ్ళ కోసం మంచి కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఉంటారు. సో ఈరోజు వాళ్ళ కార్యక్రమం గురించి కూడా అందరికీ తెలియపరచడం జరుగుతూ ఉంది. అండ్ ముఖ్యంగా ఇట్లాంటి అవుట్డోర్ కార్యక్రమాలు చేయడానికి మళ్ళా నెమ్మగా ఇట్లాంటి ఒక వాతావరణం ఏర్పాటు అవుతూ ఉంది. భయం లేకుండా ప్రికాషన్స్తో ఇట్లాంటి కార్యక్రమంలో పాల్గొవచ్చు అనే ఒక మెసేజ్ ఈరోజు వెళ్తూ ఉంది. సో ఖచ్చితంగా ఈ సంవత్సరం 2021లో ఇట్లాంటి అనేక కార్యక్రమాలు సక్రమంగా చాలా విజయవంతంగా నడుస్తాయి అని నేను ఆశిస్తున్నాను. नाज़रीन, तेलंगाना में औकाफी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ और कब्ज़ों को हटाने में नाकामी का इल्ज़ाम लगाया जाता है। गुज़िश्ता रोज़ हुए प्रोग्राम में वक्फ बोर्ड के अराकीन और इंस्पेक्टर्स पर बदउनवानी के इल्ज़ामात लगाए गए। तेलंगाना वक्फ बोर्ड के रुकन वहीद अहमद एडवोकेट वक्फ बोर्ड की कारकर्दगी और बदउनवानी के इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। इस मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ वहीद अहमद खुद मौजूद हैं और साथ ही जिला संगारेड्डी मेडिकुंटा के सरपंच मोहम्मद आरिफुद्दीन भी मौजूद हैं। वहीद अहमद साहब, आपका भी और मोहम्मद आरिफ साहब आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। मैं सबसे पहले एडवोकेट वहीद अहमद साहब आपके पास आना चाहूंगा। वहीद साहब, जिस तरह के इल्जामात वक्फ बोर्ड पर लगते रहे, खासतौर से वक्फ बोर्ड पर नाजायज कब्जों को लेकर, कितनी सच्चाई इसमें है? हालांकि आपने इसका इनकार किया है सरासर, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है? पहले अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपके न्यूज़ 18 उर्दू नेटवर्क के तमाम नाजरीन का मैं मेरी जानिब से सलाम अर्ज करता हूं। कल खुसूसन जो आपका ब्लड इन था, वो ब्लड इन में जिन चीज़ों का इल्ज़ाम लगाया गया, मैं उसके ताल्लुक से आपको खुलेआम ये कहूँगा कि ना मेरे वालिद मुतवल्ली है, ना मेरे वालिद किसी वक्फ बोर्ड से मेरा कोई लेना देना नहीं। मैं एक बात साफ तौर पे बता दूं, इंशाअल्लाह अगर मैं मरूंगा भी, मरते दम तक वक्फ बोर्ड की 1 गज जमीन भी नहीं लूंगा इंशाअल्लाह। सिर्फ मरने के बाद 2 गज जमीन, वो भी इजाजत के साथ कुछ मुआवजे की अदाई के बाद लूंगा। और एक बात अल्लाह को हाजिर नाजिर रखकर मैं कहूंगा कि जिन जिन चीजों को बात कही गई, मैं एक बात आपको साफ तौर पर यह बतला दूं कि ये जो मसला है सदासी पेट का, आपको खुलेआम तौर पर एक बात ये बता दूं, ये दरगाहें सैयद शाह मोहम्मद साहब की दरगाह है और ये दरगाह में साबिका हमारे एमएलए चिंता प्रभाकर साहब यहाँ के एमएलए थे। उन्होंने ही मुझसे कांटेक्ट करते हुए इस बात का इजहार किया था कि मोहम्मद रफी के क़यादत में एक कमेटी को तश्कील दिया जाए। चिंता प्रभाकर साहब का लेटर भी मैंने आपको सेंड किया और वो लेटर भी आपके पास मौजूद है। चिंता प्रभाकर साहब के कहने पर उस कमेटी को तश्कील दिया गया, लेकिन वो कमेटी का सिर्फ टर्म जब खत्म हुआ, वो कमेटी का सिर्फ एक खुसूर रहा। वो खुसूर क्या रहा मैं आपको साफ तौर पर बता दूं। उन्होंने, मैं आपको जजमेंट कॉपी बता रहा हूं, उन्होंने वक्फ बोर्ड की 8 एकड़ से जायद अर्जी जो उस दरगाह के तहत है, उसका केस 4 एकड़ 6 गुंठे का केस उन्होंने जीता। ओएस नंबर भी आपको बता दूं, ओएस नंबर 38 ऑफ 2018 ये केस वक्फ ट्रिब्यूनल में हुआ और वेडनेसडे 4th डे ऑफ दिसंबर ऑफ 2019 को ये केस का जजमेंट आया। ये जजमेंट क्या आप बताइए, जो आदमी सच्चाई के तौर पर वक्फ बोर्ड में काम करे, क्या उसको एक्सटेंशन की जरूरत नहीं? मैं एक बात आपको साफ तौर पर बता दूं, वक्फ कमेटीज एमएलए साहब के कहने पर ही बनी थी वहां की। और आपको बता दूं, उसके बाद जो उनकी मुखालिफत, ये केस जीतने से उनकी मुखालिफत शुरू हुई। उन्होंने अपना जाती पैसा लगाकर इस जमीन के 4 एकड़ केस जीता है। और मुर्गम रामलू बोल के एक वहां का शख्सियत है जो बासर शख्सियत है, बड़े बड़े लोगों का रिश्तेदार है, उसके ऊपर वो लोग केस फाइल करके
अपने अपने एक एडवोकेट को वो लोग अपने हायर करके कमेटी वाले, एडवोकेट साहब का नाम भी बोल दो, तैयब खुर्शीद साहब, एडवोकेट को रखकर इन्होंने वक्फ ट्रिब्यूनल में जजमेंट लाया। जजमेंट लाकर जो सेल डीड हुए थे उसपे सेल डीड बाकायदा सेल डीड यानी वहीद साहब आप मानते हैं कि आप पर जो इल्जामात लग रहे हैं वो सरासर गलत है, वो सिरे से ही एक तरह से आप उसे मुस्तरद कर रहे हैं। मैं आरिफ साहब आपके पास आना चाहूंगा। मोहम्मद आरिफुद्दीन साहब, जिस तरह की बातें वक्फ बोर्ड को लेकर पिछले दिनों आती रही हैं और काफी जायदादों के तहफ्फुज और कब्जों को हटाने को लेकर जो खबरें आई कि इंतजामिया पूरी तरह से नाकाम रहा है, क्या कितनी सच्चाई आपको इसमें नजर आती है? अबू हुरैरा साहब, मैं आ रहा हूं वहीद साहब, दोबारा से आ रहा हूं आपके पास। आरिफ साहब मेरी आवाज आ रही है आप तक? मैं कल नहीं कल आरिफ साहब जो बात यहां पर वहीद साहब कह रहे हैं कि सरासर गलत हैं जो इल्जामात लगाए गए हैं, उनको बोलने दो, उसके बाद हम बोलेंगे। जी जी आप बोलिए। अब आप जो 2018 फरवरी में हमारे एमएलए साहब चिंता प्रभाकर साहब रफी के फेवर में कमेटी दो बोल के लेटर दिए, जरूर है वो दिए। वो 2 साल का पीरियड था। 2 साल का पीरियड होने के बाद असेंबली इलेक्शन आया। इलेक्शन में रफी साहब कांग्रेस को सपोर्ट करे, उन्होंने एमएलए के मुखालिफ रहे और रहने के बाद उनकी टीम पूरी अगेंस्ट करने से उनका बॉडी का पीरियड 2 साल पीरियड होने के बाद और कमेटी नई कमेटी बनाने के लिए और एक लेटर दिए एक्स एमएलए चिंता प्रभाकर के लेटर पैड पे मिनिस्टर हरीश राव का एंडोर्समेंट करा के हमीद सीईओ हमीद साहब को फोन करके बोल के ये कमेटी का पीरियड होगा, ये कमेटी को बाजू में रखो, हम जो नई कमेटी प्रपोजल कर रहे हो वो कमेटी को एक्सेप्ट करो बोल के हमीद सीईओ साहब को मिनिस्टर साहब एंडोर्स करके फोन करके बोल के सलीम साहब से भी फोन में, फरीद साहब जहराबाद एमएलसी फरीद साहब से फोन ठीक है ये तो देखिए पूरी ये तमाम तफसीलात है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि इन तफसीलात की रोशनी में आरिफ साहब क्या आपको लगता है कि वक्फ जायदादों में खुर्द-बुर्द हो रहा है, करप्शन अभी भी जारी है, बदनवानी हो रही लगातार? बिल्कुल हो रहा, हो रही अभी भी हो रही। नहीं, लेकिन इसे वहीद एडवोकेट वहीद साहब तो इसे नकार रहे हैं, वो मुस्तरद कर रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। नहीं बिल्कुल, आप आइए दरगाह के पास, हम बताएंगे वहाँ पे रोड पे कितने शटर है, कितने ऑफिस है, क्या क्या हो रहा है वहाँ पे। इनको 2 साल कमेटी में ऑडिट है, इनका अकाउंट है, पासबुक है, क्या है, इनका खर्चा क्या है, बताओ बोलो आके। वही साहब को बताओ बोलो, कोई खादर वन के इंस्पेक्टर था उसको आके बताओ बोलो, इलीगल जो एक्टिविटीज हो रहे। हम वक्फ बोर्ड के सीईओ को अपील करें, उसके प्रूफ बताए। इनकी जो कमेटी दी है वही सब दोबारा, वो कमेटी के 11 मेंबर में 6 आदमी ये कमेटी फेल है बोल के रिजाइन लेटर दिए, एक्सेप्ट क्यों नहीं करे वो रिजाइन लेटर्स? 6 आदमी रिजाइन करने के बाद एक्सेप्ट नहीं करे, ऊपर से ये कमेटी हमारे अगेंस्ट है। एमएलए साहब, मिनिस्टर साहब, वहीद अहमद एडवोकेट साहब जिस तरह से आरिफ साहब बता रहे, दाल में कुछ तो काला है, कुछ तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। वहीद साहब एक बात खुलेआम तौर पे बता दूं, खुलेआम तौर पे एक बार खुलेआम तौर पे एक बात बता दूं मैं, बोर्ड में रिजोल्यूशन में पास करें जबर से। ठीक है आरिफ साहब सुन लीजिए, 2 लाख वहीद साहब जवाब दे रहे हैं, सुन लीजिए जी। 2 सबूत है, 2,50,000 वहीद साहब खुलेआम तौर पे मैं आपको बता दूं। अरे जरा ठहरो सुनो, तुम बोले ना, तुम्हारी कानूनी कार्रवाई भी करता हूँ, डिफेमेशन भी डालता हूँ तुम्हारे पे, डिफेमेशन भी डाल रहा हूँ। देखो अबू हुरैरा साहब, अबू ने बोल दिए, जरा सुनिए बोलिए, उन्होंने बोल दिए ना। आरिफ साहब अब सुन लीजिए, जवाब दे रहे हैं, एडवोकेट साहब जवाब दे रहे हैं जी। मेरी बात भी सुनिए आप जी। वहीद साहब बात पूरी कर लीजिए। आरिफ साहब सुनिए, अब सुन लीजिए, आपकी बारी आएगी, मैं आऊंगा दोबारा से जी। वहीद साहब बात पूरी कीजिए। अबू हुरैरा साहब मोहम्मद रफी की शक्ल में ये कमेटी कायम हुई थी। ये कमेटी 6 एकड़ वक्फ जायदाद को सेव करते हुए सेल डीड को कैंसिल कराने के बाद जो इनक्रोचर से लाइन ग्रैबर्स है, ये लोग नहीं चाहते थे ये कमेटी दोबारा बने और ये लाइन ग्रैबर्स मिले हुए हैं। ये जो आरिफ है, ये आरिफ के ऊपर 15 केसेस बुक है। और आपको बता दूं, देखो गन सिटी में आप
तेलुगु चैनल की आप देखिए, ये गन सिटी में, गन सिटी की भी इसके ऊपर 13 केसेस बुक है। केसेस के नंबर के साथ मैं बता दूं, ये जो शख्स सामने बैठे हुआ है आपके, इसके ऊपर RC3 2019 बुक है, जो SC ST जज के पास पेंडिंग है, 5th एडिशनल जज के पास, और एक केस STC 21 ऑफ 2020 है, JFCM केसेस के पास पेंडिंग है। इसके ऊपर लैंड ग्रैबिंग एक्ट है। और आप बता दो, ये शख्स का पूरा रिकॉर्ड देख लीजिए आप, इसके ऊपर क्राइम नंबर 117 बुक है, इसके ऊपर क्राइम नंबर आप तकरीबन 7 से 8 केसेस इसके ऊपर आप पेंडिंग है जो चल रहे हैं। जो गन सिटी डॉक्टर के पॉल की चैरिटी सिटी का जो जमीन है, उस पर भी इन्होंने लैंड ग्रैबिंग करने गया, वहां पर लोगों से मैन हैंडलिंग करा और इसके ऊपर केस बुक हुआ। और ये शख्स वहां सदाशिवपेट का नहीं है, ये मदीकोंडे का है। और ये शख्स झूठ बोल रहा है कि ये शख्स सरपंच है। इन्हें सरपंच नहीं, इसकी बेटी सरपंच है। अब आपको बता दूं, सदाशिवपेट जो एरिया है, वहां पर कोई भी सरपंच नहीं आता। ठीक है, वहीद अहमद एडवोकेट, आपकी बात हो गई। अब आप आरिफ साहब को सुन लीजिए। ठीक है वहीद साहब, मैंने टाइम दे दिया आपको। वहीद साहब अब सुन लीजिए, आपका टाइम हो गया। ठीक है आरिफ साहब, जो बातें यहां पर, जो चीजें आपके बारे में एडवोकेट वहीद बता रहे हैं, क्या सच्चाई यही है? आखिर कमियां कहां पर हैं? मैं 25 साल से पॉलिटिकल में हूँ। मेरे वालिद साहब सरपंच, मेरा बेटा सरपंच, मेरा बेटी सरपंच, मैं सरपंच, मेरा भाई MPDC। 25 साल से डिफेमेशन की इसके ऊपर सूट डाल रहा हूँ और कानूनी मैं चाराजोई करने वाला हूँ। मैं आपको साफ बता दूं, ये शख्स जो है, ये खुद लैंड ग्रैबर है। खुला चैनल के देख लीजिए, ये शख्स लैंड ग्रैबर है। ये शख्स डॉक्टर पॉल की जमीन कब्जा करा, तो ये हैंडीकैप लोगों की जगह कब्जा करा। इसके ऊपर 15 केस, आप बता लो हमारे ऊपर एक केस भी है क्या? और इसके साथ जितने लोग मिले हुए हैं, उनके घरों में तक खबरस्तान है, घरों के तक खबरों को मिटाए हैं ये लोग। इनके ऊपर हम कानूनी कार्रवाई करने वाले हैं। इसी वजह से ये लोग डर के बौखलाहट में आ चुके हैं। ये लोग बौखलाहट में आकर ये काम कर रहे हैं। ये जो आरिफ है, इसके ऊपर 15 केसेस पेंडिंग है। आप सदाशिवपेट PS में जाकर इसके ऊपर PDF लगाने के काबिल है। इसके ऊपर 13 केसेस है। आप बताओ, जो बच्चे केस जीत के, ठीक है वहीद साहब, बात हो गई। आरिफ साहब, बात हो गई। ठीक है बात हो गई। आरिफ साहब, बात हो गई। वहीद साहब, आपकी भी बात हो गई। वहीद साहब, क्योंकि आप वक्फ से बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं, साल 2000 में भी, 2020 में रंगे हाथों रिश्वत लेते वक्फ बोर्ड के कुछ अराकीन पकड़े गए थे। सवाल यह उठ रहा है कि यह चीजें वक्फ बोर्ड का पीछा क्यों नहीं छोड़ रही है? करप्शन और बदनवानी वक्फ बोर्ड का पीछा क्यों नहीं छोड़ रही है? वहीद साहब, अरे वक्फ बोर्ड के मेंबर को एक कमेटी रिकमेंड करने की क्या परमिशन नहीं है क्या? वक्फ बोर्ड का मेंबर जो बोर्ड यूनानिमस डिसीजन लिया इसके ऊपर, मैं नहीं बल्कि हमीद साहब जैसे एडिशनल कलेक्टर रैंक का आदमी इसके ऊपर गया। सो ये प्रोसीडिंग पास किया है, ये प्रोसीडिंग देखिए आप, जजमेंट की। ये लोग इंक्रोचर्सों से मिले हुए हैं। ये लोगों की नीयत 8 एकड़ जो बच्चे सेव करे, 2 करोड़ रुपए के डेवलपमेंट काम करे, इन लोगों को देखा नहीं जा रहा। ये लोग लैंड ग्रैबरों के साथ, मोहम्मद इस्माइल की फैमिली के साथ मिले हुए हैं। और ये जो मुर्गम रालू है, ये इनका सियासी गुरु है। ये मुर्गम रालू इनका रिश्तेदार है, जिनसे ये केस जीते हैं। ये मुर्गम, इन्हें आंध्रा का गुलाम है, इन्हें तेलुगु देशम से। ठीक है वहीद साहब, पार्टी में आके वहीद अहमद एडवोकेट, वहीद साहब, आरिफ साहब मैं आपके पास भी आऊंगा। आरिफ साहब मैं आपके पास सुन लीजिए, खामोश हो जाइए दोनों लोग, मैं आऊंगा, मैं दोनों के पास आ रहा हूं। वहीद साहब, वहीद एडवोकेट वहीद साहब, सुन लीजिए, मेरी बात भी सुन लीजिए। वहीद अहमद एडवोकेट, मुझे सुन पा रहे हैं आप? वहीद साहब सुन लीजिए, मेरी आवाज आप तक आ रही है? सुनना नहीं चाह रहे शायद वहीद साहब। आप इन्वेस्टिगेशन कर, ठीक है वहीद साहब, मैं इसका पूरा आपका ऑडियो मुझे बंद कराना पड़ेगा। वहीद साहब मुझे सुन पा रहे हैं, नहीं सुन पा रहे हैं आप? क्या एक आदमी, वहीद साहब मुझे सुन पा रहे हैं, सिर्फ चिल्लाइए मत। देखिए चिल्लाइए मत, वक्फ बोर्ड का मामला है और वक्फ बोर्ड बदनवानी का मामला बार बार तेलंगाना में उठता रहा है। इस तरह से आप आएंगे टीवी डिबेट पे चिल्लाकर चले जाएंगे, इस तरह से गुनाह छुपने वाला नहीं है। मेरा सवाल सिर्फ यह है कि वक्फ बोर्ड और बदनवानी का साथ आखिर क्यों नहीं टूट रहा है? वक्फ बोर्ड और बदनवानी दोनों साथ साथ क्यों चल रहे हैं?
वहीद साहब, आना चाहिए। बिल्कुल गुनाह कौन करा, मैं इसे चैलेंज करता हूं, मैं इसको चैलेंज करता हूं, गुनाह को सामने लाए। मैं इन लोगों के ऊपर प्रूफ कर दूंगा। ये लोग खबरस्तानों में भी घरों को मिटाए हैं। इनका जो सियासी असर शोक रखने वाला आदमी है, घरों से खबरों को मिटा दिया है। चलिए ठीक है, वहीद साहब आपकी बात हो गई, एडवोकेट वहीद आपकी बात हो गई। वहीद साहब सिर्फ आपको ही नहीं बोलना है, दूसरे का पक्ष भी आपको सुनना पड़ेगा ना। एडवोकेट वहीद साहब मुझे सुन पा रहे हैं? को रखा था, उन्हें कल अपने बातों को रखा था। आज ठीक है, इनका ऑडियो बंद कर दीजिए। मैं आरिफ साहब के पास आऊंगा। आरिफ साहब, आरिफुद्दीन साहब, लगातार जो ये इल्जाम लगते हैं कि कब्रिस्तानों में वक्फ बोर्ड की जो जमीन है उस पर कब्जा कर लिया गया, या जो पुराने असासे और जायदाद हैं उस पर कब्जा कर लिया गया, तो आखिर इस तरह की चीजें होती क्यों है? क्या वाकई में वक्फ बोर्ड और जो इंतजामिया है वाकई में एक तरह से नाकाम हो गए हैं चीजों को बचाने में, चीजों को महफूज करने में? आरिफ साहब, कोई वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी सदाशिवपेट में कोई कब्जा नहीं है। इनकी जो 8 एकड़ जमीन की जो केस के बारे में बोल रहे हैं, मोहम्मद शजीद 10 साल सदर रह चुके हैं वो दरगाह के। उनकी मेहनत की कमाई का, उनकी मेहनत का फल है। उन्होंने केस जीते, मोहम्मद शजीद केस जीता है, इन्होंने रफी नहीं जीता है, ना वहीद एडवोकेट नहीं जीता है। मोहम्मद शजीद साबिक़ा सदर से, उसकी कहावत से, उसकी मेहनत से ये केस जीत चुके हैं। इन्होंने बोल रहे हैं मेरे ऊपर केस है, तो मैं 25 साल से 5 बार जीत चुका हूं। क्यों वोट डालती मेरी पब्लिक? मैं इलीगल एक्टिविटीज नहीं करता। मेरा बाप टीचर है, मेरे बच्चे 3 डॉक्टर है, MBBS। हम प्रोफेशनली एजुकेटेड फैमिली है। इसके वजह से 420 नहीं हूं, मैं फकीर नहीं हूं, मांग के नहीं खाता। इसको अपॉइंटमेंट करे वक्फ बोर्ड में KTR, हरीश राव, इनके कहने पे इनका MLA, इनका पार्टी के सदारत को इन्हें इनकार करके इनका ओन डिसीजन लेता। इसको कौन दिया पावर ओन डिसीजन लेने के लिए? इन्हें कौन है? इन्हें वक्फ बोर्ड तेलंगाना में नहीं है, तेलंगाना का वक्फ बोर्ड नहीं है। इन्हें अपॉइंट कैसा हुआ? इसको कौन करे? इसको वहीद को इन्हें क्या समझ रहे अपने आप को? इसका बाप की जागीर है वक्फ बोर्ड। इन्हें ओन क्या लेता है? ठीक है, आरिफ साहब बात हो गई, वहीद अहमद एडवोकेट साहब मेरा सवाल सुनेंगे या नहीं? TRS को ब्लेम कर रहा है। वहीद एडवोकेट मेरा सवाल सुनेंगे या नहीं? अपनी तकरीर करते रहेंगे? वजीर आला कहना भी तेरे लिए। वहीद एडवोकेट मुझे सुन पा रहे हैं आप? जजमेंट कॉपी है, ये जजमेंट कॉपी आप देख लीजिए। वहीद अहमद एडवोकेट जी, मैं आपका जजमेंट देख रहा हूं, लेकिन मेरा सवाल सुनेंगे नहीं सुनेंगे? अपनी तकरीर करते रहेंगे? नहीं सुनेंगे। ये शख्स वजीर आला। ठीक है, देखिए उस शख्स की बात नहीं है, यहाँ पर पूरे तेलंगाना रियासत के वक्फ बोर्ड का मसला है। मैं जो सवाल कर रहा हूं, मेरा सवाल यह कि बार बार वक्फ बोर्ड पर इस तरह की उंगली क्यों उठती है? बार बार वक्फ बोर्ड और वक्फ बोर्ड पर बदनवानी को लेकर सवाल क्यों उठाए जाते हैं वहीद साहब? इससे पहले TRS ज्वाइन करे हैं वो लोग, इससे पहले वो लोग TRS ज्वाइन करे हैं। चलिए मैं बहुत छोटा सा ब्रेक ले लेता हूं, शायद सवाल का जवाब नहीं देना चाह रहे। बहुत छोटा सा मुझे ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद फिर लौट कर आएंगे। बहुत छोटा सा ब्रेक। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस, पेट सफा हर रोग दफा। तो तेलंगाना में वक्फ बोर्ड पर कब्जों को हटाने में नाकामी का इल्जाम लगातार लगता रहा और इसी पर हम बात कर रहे हैं। एक बार फिर यह मसला सुर्खियों में है। मेरे साथ वहीद अहमद एडवोकेट जो कि तेलंगाना वक्फ बोर्ड के रुकन है, और इसके अलावा मोहम्मद आरिफुद्दीन साहब जो कि कुंटा के सरपंच हैं, वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। वहीद साहब, ब्रेक पर जाने से पहले मेरा सवाल यह था कि बार बार वक्फ बोर्ड पर इस तरह के आखिर इल्जामात लगते क्यों हैं? वक्फ बोर्ड से जो लोग जुड़े हुए हैं उन पर नाकामी का सवाल आखिर क्यों उठता है? बार बार ये चीजें क्यों होती हैं? अबू हुरैरा साहब, वक्फ बोर्ड एक इतना बड़ा इदारा है स्टेट का, इसमें आप खुद वक्फ बोर्ड आके पूरी तहकीक कर लीजिए। एक छोटी सी अगर अपन मस्जिद कमेटी बनाए, एक मस्जिद कमेटी भी बनाए ना, इसके राइवल्स ग्रुप मौजूद है।
अगर एक को हम रिकमेंड सच्चाई को देखकर ऑन मेरिट पे किसी को करेंगे तो राइवल्स ग्रुप आकर एक नया तमाशा खड़ा करता है। इसमें जजमेंट करने वाले पे मुश्किल हो जाता है। मैं बोल रहा हूं आपको, मैं सदाशिवपेट की कमेटी पे भी बोल रहा हूं, ये लोग केस जीते ऑन मेरिट ग्राउंड इनको बनाया गया तो राइवल्स ग्रुप तैयार हो गया। राइवल्स ग्रुप इसलिए तैयार हुआ, इन लोगों का खुसूर इतना ही है, वो वक्फ जायदाद को मिल्लत का असासा समझकर ये लोग केस जीते बाद ये चाह रहे हैं ये लोग नहीं आना। चलिए ठीक है, अब आरिफ साहब को भी सुन लीजिए, आपको सुन लिया गया, वो आरिफ साहब को सुन लीजिए। आरिफुद्दीन साहब, सवाल ये उठता है कि वक्फ जिस मकसद के लिए छोड़ा गया है, वक्फ की जायदादें, ये हमारे आबा व अजदाद की जायदादें, और इस पर इस तरह के जब सवाल उठते हैं तो जाहिर सी बात है कि बदउनवानी और वक्फ बोर्ड का जो मामला है ये आखिर टूट क्यों नहीं रहा है, कमी कहां पर रह जाती है? वहीद जैसे एडवोकेट जैसे पैरवीकार वक्फ बोर्ड में जब तक है, वक्फ बोर्ड ऐसे ही चलता रहेगा, इन्हों करे सो कुछ नहीं है। सदाशिवपेट की कमेटी के बारे में जो जजमेंट के बारे में बोल रहे, साबिका सदर रफी से पहले मोहम्मद शज्जी साहब 10 साल सदर थे, उन्होंने 10 साल उनकी पैरवी उनकी मेहनत से वो जजमेंट आया। ये साबिका रफी सदर से कुछ नहीं हुआ, ये वहीद एडवोकेट से कुछ भी नहीं हुआ। हमारे एक्स एमएलए चिंता प्रभाकर साहब सदाशिवपेट में मुसलमानों के लिए 5 एकड़ को ग्रेवेड अलॉटमेंट करके कंपाउंड वॉल बना के परसों हाल में हमारे को हैंड ओवर करे, और 3 एकड़ ईदगाह कमेटी के लिए 3 एकड़ और ईदगाह बना के दिए हमारे एमएलए साहब। हमारे एमएलए साहब को मारगम रामलू को कोई पैसे का कंसर्ट नहीं है। इन्हें जो बोल रहा गलत है, इसको आके इंक्वायरी करो। बोलो वक्फ बोर्ड चेयरमैन साहब तो सदाशिवपेट अगले हफ्ते में आने वाले, विजिट करने वाले हैं, इंक्वायरी करने वाले हैं। इन्हों जो बोल रहे इनका रफी इन्हों वक्फ बोर्ड पे पैरवी करके इनका पेट संभाल रहे, हम वैसे नहीं है। चलिए ठीक है, वहीद अहमद एडवोकेट साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और मोहम्मद आरिफुद्दीन साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इस चीज को समझना होगा कि वक्फ बोर्ड में जो बार बार इस तरह के सवाल उठते हैं, बार बार बदउनवानी से जिस तरह से जोड़ा जाता है, अब सवाल यह उठता है कि आखिर इन चीजों से पीछा कैसे छूटेगा। बदउनवानी और वक्फ जायदादों का जो एक चोली दामन का साथ है, यह आखिर छूटेगा कैसे, और इन चीजों से छुटकारा कब मिलेगा, इस पर अब सभी को मिलकर एक तरह से सोचना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आदाब।